ये है R36 अल्ट्रा जो पिछले ही साल 2025 के अंदर लॉन्च हुआ था। ये मॉडल सक्सेसर है एक और मॉडल का जिसका नाम है R36S। वो मॉडल 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था। उसकी वीडियो एक साल पहले मैंने अपने चैनल पे बनाई थी, तो मैं कहा उसके सक्सेसर को तो टेस्ट करना बनता ही है। यही सब चीजें देखने के लिए मैंने इसको मंगवा लिया और जैसे ही इसका डब्बा खोला तो पुराने कंसोल की तरह डब्बा खोलते ही ऊपर ही ये R36S अल्ट्रा पड़ा था, जो कि आपको 4 कलर्स में मिल जाते हैं, व्हाइट, ब्लैक, पर्पल और ब्लू। जैसे इसकी ये ट्रेस ही उठाते हैं, नीचे एक चार्जिंग केबल पड़ी है जो कि एक USB to C टाइप वाली केबल है। फिर एक प्रोटेक्टर था जो ग्लास गार्ड नहीं है, सॉफ्ट वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर है जिसको सही से अप्लाई करने के लिए कुछ वाइप्स भी मिलते हैं। तो अब डब्बा डुब्बा खोल के मैं कहा इस चीज के ध्यान से दर्शन भी कर लूं भाई। इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड है, तो मैंने कहा क्यों ही उतारना इसको। फ्रंट पे आपको प्रॉपर डी पैड मिलता है, इस बटन्स की फीलिंग हल्का सा ओके। इसके पीछे शोल्डर बटन्स भी हैं जो L1 R1 वाले हैं एंड इसकी फीलिंग भी ओके आई मीन थोड़ा लूज है। फ्रंट पे ही गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक्स भी मिलती हैं, जिन जॉयस्टिक्स के अंदर R3 के बटन्स भी हैं एंड जॉयस्टिक्स रबर कोटेड हैं, जिस वजह से एक्सपेंसिव तो फील होता है भाई मामला। एक चीज दिखाता हूं, लाइटें चेंज होती हैं भाई साहब, और मैं इसकी लाइट्स को कंट्रोल भी कर सकता हूं बटन दबा दबा के, अपनी मर्जी से कोई भी कलर लगा सकता हूं और अगर बंद करना है तो बंद भी कर सकता हूं। तो इसके पीछे आपको बैटरी मिलती है जिसकी परफॉर्मेंस मैं आपको गेम खेल के बताऊंगा कि कैसी मिलती है। फिर इसके एक साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन और रीस्टार्ट का बटन मिलता है। कहीं पे भी अगर हैंग हो जाए, एक तरफ से आपको वॉल्यूम अप डाउन और ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट है जिसका काम अभी आगे आपको पता लग ही जाएगा। स्पीकर वाली ग्रिल भी फ्रंट पे दी हुई है और अगर मैं इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, सॉलिड तो है भाई मामला, बट अच्छी प्लास्टिक देने से क्या होता है, मजा तो तब आए ना अगर इसके प्रोसेसर में दम हो और ये हमें बढ़िया गेमें खिला सके, मजेदार गेमें खिलवा सके। जो खिलवाने के लिए हमें एक 1.5 गीगाहर्ट्ज का जीपीयू मिलता है और उसके साथ सीपीयू भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना। जिसको मैं ज्यादा परवाह नहीं कर रहा क्योंकि एट द एंड ये है सारा चाइनीज चिप पे, जिससे जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई माता का माल पे ना ज्यादा ध्यान करते हुए मैं इस चीज को ऑन कर लूं। साथ के साथ ही मुझे दिखता है इसका यूआई एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस ये सभी रेट्रो गेमिंग डिवाइसेस का एकदम सेम होता है क्योंकि ये सब के सब चाइना से आते हैं और उन सब डिवाइसेस के अंदर एक आर्क ओएस नाम का सॉफ्टवेयर डाला होता है, जो सॉफ्टवेयर को ये टाइम टू टाइम थोड़ा अपग्रेड तो कर ही जा रहे हैं बट स्टिल है सारा सॉफ्टवेयर सेम। क्योंकि इस R36S अल्ट्रा के सॉफ्टवेयर को मैंने बहुत ज्यादा पुश करके देखा है, जल्दी गेम चेंज करके देखे, जल्दी सारा कुछ करके देखा एंड हैंग और लैग नहीं होता, जिस वजह से आई एम प्रीटी हैप्पी विद द यूआई एक्सपीरियंस। ओवरऑल ये आर्क ओएस का सॉफ्टवेयर मुझे पसंद भी है क्योंकि जब भी आप किसी भी गेम पे जाते हो तो आपके साइड के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है कि ओके ये वाली गेम है, जिससे गेम को पहचानना बहुत इजी हो जाता है कि अच्छा ये वाली गेम तो मैंने बचपन में खेली थी। उसके साथ साथ आपके पास सर्च की भी ऑप्शन है, आप अपनी फेवरेट गेम सर्च भी कर सकते हो अगर आपको नाम याद है, फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो गेम को, और आपके फोल्डर वाइज सारी की सारी गेम्स एडजस्टेड होती हैं। अगर आपको पीएसपी की गेम्स खेलनी है तो पीएसपी के फोल्डर के अंदर चल जाओ, सेम एज प्ले स्टेशन, निंटेंडो, सेगा, सबका सेम है। अब अगर ये इतनी सारी चीजें बता ही रहा हूं तो ये भी बता दूं कि इस कंसोल के अंदर आपको 1970 से लेके 2004 तक की सभी गेम्स मिलती हैं जितनी लॉन्च हुई हैं भाई साहब, क्योंकि उस टाइम की क्या 2-4 MB की गेम में थी। तो 1970 की कैपकॉम, मेमे, अटारी, ये वाली जो सारी फाइटिंग वाली गेम्स थी जो पार्लर्स बूथ पे जाके खेला करते थे। फिर उसके बाद निंटेंडो की मारियो, सेगा की क्रेजी टैक्सी, अलादीन वाली गेम में बेन 10, फिर प्ले स्टेशन आई, पीएसपी की गॉड ऑफ वॉर, जीटीए, असैसिन्स क्रीड, सारी की सारी लाइब्रेरी आपको मिलती है। ऐसी चलती है, उसके लिए आपको 2 सेकंड रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी और बहुत ज्ञान देना बाकी है। और उस ज्ञान के अंदर मैं बता दूं कि टोटल इस कंसोल के अंदर 20,000 से ऊपर आपको गेमें मिलती हैं, बट इस नंबर से बहुत ज्यादा इंप्रेस होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ गेम्स रिपीट होती हैं। जितनी भी कैपकॉम मेमे वाली गेम्स हैं वो फाइटिंग वाली गेम्स हैं और आप एक गेम खेलोगे उसके साथ की 10,000 गेमें क्यों ही खेलोगे। और फिर कुछ गेम्स आपकी चलती भी नहीं है, जस्ट जैसे ही आप प्ले करते हो, प्ले करके आपका कंसोल ही बंद हो जाता है। तो ले देके मैं यही कहूंगा कि आपके पास 300, 400, 500 गेमों की लाइब्रेरी है जो आपको जेन्युइनली पता होंगी, जिनको आप खेलने के लिए एक्साइटेड होगे। 400-500 भी बहुत होती है, इसी वजह से आप वो वाली सारी गेम्स खेलोगे किस पे, इसकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक 4 इंच की 720x720 की आईपीएस डिस्प्ले है और 720x720 मींस ये प्रॉपर एक चौरस डिस्प्ले है, फुल्ली चौरस भाई साहब। सीआरटी वाले टीवी भी इतना चौरस नहीं हुआ करते थे, तो गेमें किस हिसाब से चलेंगी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यूआई में सर्फिंग करके ये तो अंदाजा हो गया कि ब्राइटनेस अच्छी खासी है, आप आराम से इसको ट्रैवल करते हो यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर
थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो हल्की सी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है। लेकिन आईपीएस पैनल्स किस चीज के अंदर अच्छे होते हैं? इसके व्यूइंग एंगल्स। एंड इस चीज के व्यूइंग एंगल्स इतने क्रेजी हैं, आप ट्रेवल करते हुए कहीं पे भी लेट के बैठ के टेढ़े होके मजे से अपनी गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम किसमें आएगी कि थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है स्क्रीन, उससे थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके साथ ही इस कंसोल की स्क्रीन बहुत ही विविड है, फुल कलर पंची है एंड फुल हाई सैचुरेशन पॉइंट हिट करा हुआ है उन्होंने, जो रेट्रो गेम्स खेलने के अंदर बड़ा ही मजा देते हैं। जैसे मारियो के ब्लू, ग्रीन और ब्राउन कलर्स हैं, वो बहुत क्रेजी लगते हैं इस विविड स्क्रीन के अंदर। अब मैंने कहा कि उस विविड स्क्रीन का असली मजा भी ले लें, गेम में भी खेल लें वही। और सबसे पहले मैं एक्साइटेड था GTA खेलने के लिए, क्योंकि असली मजा उसी में ही है ना, और मुझे पता है आप भी उसी के लिए ज्यादा एक्साइटेड होगे। जैसे ही मैंने गेम ऑन करी, सबसे पहले तो मेरा मूड ही खराब हो गया, क्योंकि जो इसकी विविड स्क्रीन है उसकी रेशियोस प्रॉपर स्क्वायर के अंदर है। लेकिन ये वाली जितनी भी सारी गेम्स हैं वो रेक्टेंगल लैंडस्केप के अंदर चलती हैं, तो ऊपर और नीचे बहुत मोटे मोटे बॉर्डर्स आ जाते हैं, जिस वजह से पीएसपी की गेम्स के अंदर तो इसकी बड़ी स्क्रीन का कोई फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं कहा गेम तो खेल के देखे गेम कैसी चलती है। एंड जैसे ही मैंने गेम चलाई, पहले तो लिबर्टी सिटी के अंदर जीटीए स्टोरीज पड़ी, जो कि छोटे वाली जीटीए पीएसपी के अंदर लॉन्च हुई थी ये वाली। अभी तक जितने भी मैंने कंसोल्स टेस्ट करे, सभी के अंदर जीटीए स्टोरीज ही होती है, बड़ी वाली जीटीए होती ही नहीं। सिर्फ एक कंसोल अभी तक ऐसा आया R50S, जिसके अंदर GTA वाई सिटी चलती है, एंड वो कंसोल का रिव्यू देखना क्रेजी है भाई। पर अभी के लिए वापस आ जाओ, क्योंकि R36S अल्ट्रा के अंदर GTA स्टोरीज का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। जो डायलॉग्स डिलीवरी है उसमें हल्की सी ऑडियो के अंदर जिटरी वो बफरनेस थी। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि देखो कट सीन्स ठीक है, चल रहे हैं, समझ आ रहे हैं, ठीक है, काफी अच्छी बात है ना, हैंड हेल्ड कंसोल समझ आ रहे हैं एटलीस्ट। गेम प्ले भी करके देख लेते हैं भैया। जैसे ही मैंने गेम खेलनी स्टार्ट करी, मेरा दिल कच्चा हो गया, क्योंकि भाई साहब गेम के अंदर फ्रेम ड्रॉप्स थे, गेम लैग भी हो रही थी। और जैसे ही मैं थोड़ा सा सिटी के अंदर गया, जिस टाइम पे जीपीयू के ऊपर पूरा लोड होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ रेंडर करनी होती है, उस टाइम के ऊपर फुल ही गेम लैग हो रही थी, पूरा का पूरा लोड खा रहा था ये डिवाइस। और उस लोड की वजह से जब भी मैं रिस्पॉन्स कर रहा था, बंदा भी लेट रिस्पॉन्स हो रहा था, इनपुट लैग भी क्रिएट हो रहा था, क्योंकि इसका प्रोसेसर इस गेम को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। इस गेम को खेल के तो मैं ऐसे सोच रहा था कि भाई फिर तो पीएसपी की गेमें नहीं चलती होंगी, लेकिन मैं कहा फिर भी दूसरा मौका जिंदगी में हर किसी को देना चाहिए। मैंने इस डिवाइस को भी दिया, जिसके अंदर फिर मैंने खेल के देखी गॉड ऑफ वॉर। ये क्या है भाई साहब, मतलब इस चीज के अंदर गॉड ऑफ वॉर का कटसीन प्ले ही नहीं होता सही से, पूरी की पूरी स्क्रीन जाई जा रही है, हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, एंड कोई सेंस नहीं है। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि इसमें गेम सही से ये चल जाएगी, बाकी लेट्स सी। फिर जैसे ही गेम प्ले की बारी आई, तो मैंने रियलाइज करा कि ये डिवाइस गॉड ऑफ वॉर को डाउनग्रेड करके चला रहा है, कैरेक्टर को हल्के से कार्टूनिश दिखा रहा है, जिसके साथ ये परफॉर्मेंस को निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बारी को अच्छी भी चीज है, क्योंकि ऊपर नीचे इतने मोटे मोटे बॉर्डर आ रहे हैं, इतनी छोटी सी स्क्रीन में मैं इतने पिक्सलों का क्या ही करूंगा, कार्टून जैसे चला दे, पर चला तो दे बढ़िया से। लेकिन इससे वो भी नहीं चलाई जाती, क्योंकि मैं फुल्ली बटन को स्पैम कर रहा हूँ। जब एक टाइम पे गॉड ऑफ वॉर के अंदर बहुत सारे बंदे आते हैं, मतलब जब जीपीयू पे लोड होता है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि सब इतना जिटरी और लैगी होता है। लेकिन हाँ, मैं जहां पे बंदे को भेजता हूँ बंदा जाता है, जौन सा एक्शन करता हूँ बंदा करता है। एक बारी को मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर किसी छोटे बच्चे को ये चीज देनी है और एक बारी को एक्सपीरियंस करवाना है, तो डेफिनेटली करवा सकते हो, लेकिन खेलने में मजा पीएसपी की गेम्स में नहीं आता। तो अगर आपको ये डिवाइस लेना है, सिर्फ ये सोच के लेना कि रेट्रो गेम्स खेलनी है। लेकिन अब रेट्रो गेम्स का क्या सीन है वो भी सुन लो। सबसे पहले मैंने खेली रेट्रो गेमों का राजा मारियो, जो चलाते ही एक बारी तो मेरे फेस पे स्माइल आ गई, क्योंकि वो जो ऊपर और नीचे स्क्रीन के बॉर्डर्स थे भाई साहब, वो तो पूरे हो गए और बड़ी स्क्रीन में मारियो दिख रहा है मुझे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारे पुराने सीटीआर टीवी हैं, वो भी इस चौरस रेशो के अंदर नहीं है, हल्के से वो भी 3/4 के अंदर है। तो एक बारी को मारियो भी ऐसे लगता है कि हल्का सा स्ट्रेच्ड है फुल स्क्रीन में लाने के लिए। बट ठीक है, काम चल जाता है, क्योंकि स्क्रीन बड़ी हो जाती है, मारियो बड़ा दिखता है, स्क्रीन विविड है। परफॉर्मेंस की बात करूं अगर मैं, तो जो इसकी जॉयस्टिक्स है उनसे आप कंट्रोल ही नहीं करने वाले हो मारियो को, क्योंकि उन गेम्स के अंदर
आपके ये टेढ़े वाला कंट्रोल रजिस्टर्ड ही नहीं था, उसके अंदर सिर्फ ऊपर नीचे और इधर इधर रजिस्टर्ड होते हैं। जब भी आप मारियो को ऐसे टेढ़ा कर देते हो, मारियो आपका मिस मार देता है एंड मारियो मर जाता है। तो इवेंचुअली आपको डी पैड से ही कंट्रोल करना पड़ेगा रेट्रो गेम्स। एंड उन पुरानी गेम्स के अंदर ये वाले शोल्डर बटन्स का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाले बटन्स हुआ ही नहीं करते थे। तो बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग आती है, क्योंकि एक बटन मेरा यहाँ पे है, एक यहाँ पे मेरा अंगूठा पहुंच ही नहीं रहा है, इतना टफ है। उस चीज के अलावा जितनी भी ये 500-700 रेट्रो गेम में थी, सबके अंदर बड़ा ही मजा आया। कोई लैग नहीं था, कोई जिटर नहीं था। जब भी आप एक्शन करते हो तभी होता है, जब भी जब मारते हो तभी बजती है। वैसे तो मारियो बोलता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मैं इस डिवाइस के ऑडियो की बात करूं, डिसेंट ऑडियो मिल जाती है एक 30-40 हजार के मोबाइल वाली, क्योंकि इसमें स्टेरियो स्पीकर्स नहीं है, सिर्फ एक ही स्पीकर है और एक ही साइड से आवाज आती है। वैसे भी आवाज थोड़ी कम है, अगर आप क्राउडेड प्लेस के अंदर होगे तो आपको इसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। अगर आपको सुनना है कि मारियो क्या बोलता है, तो उसके लिए आपके पास ये नीचे भी एक ऑक्स की ऑप्शन है, जिसमें आप अपने ट्रेडिशनल वाले ऑक्स वायर वाले लगा के इजीली इससे लगा के मारियो को सुन सकते हो कि मारियो क्या कहता है। इतनी सारी गेमिंग करने के बाद मेरे को पता लगा कि इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर एक 3500 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको मैंने फुल चार्ज पे यूज करा एंड आई कैन से इजीली 3 to 4 आवर्स आपकी बैटरी चल जाती है। लेकिन अब आता है कैच, ये एक चाइनीज डिवाइस है राइट, तो कमी है इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन की। अगर आपके डिवाइस की बैटरी 10-15% रहेगी तो आपको यही नहीं पता कि दोबारा से आपका डिवाइस टर्न ऑन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, फिर जब मेरा डिवाइस डेड हुआ, मैंने इसको 15 मिनट चार्ज करके रखा, जिस 15 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 से 5 मिनट चला। इट मींस अगर आप कहीं पे भी इसको लेके जाते हो तो आपको फुल चार्ज करके लेके जाना पड़ेगा इसको, तब जाके ये सही से काम करेगा। अगली चीज है कि इसके अंदर आपको सिर्फ एक 5 वॉट 2 एम्पियर वाला ही चार्जर लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ उसी से ही, छोटे वाले चार्जर से चार्ज होता है। मैंने इसको अपने 20 वॉट वाले एप्पल के ओरिजिनल चार्जर से लगा के देखा, उससे ये चार्ज नहीं होता है, तो इसका अलग से एक छोटा अडेप्टर कैरी करना ही पड़ेगा आपको। पर अब बात आती है कि भाई अगर मुझे कोई इसमें ऐसी गेम खेलनी है जो इसके अंदर है ही नहीं है, तो आपको याद है मैंने बताया था इसके साइड स्लॉट के ऊपर इसका मेमोरी कार्ड है। तो इस डिवाइस के अंदर आपको इनबिल्ट एक 64 GB का मेमोरी कार्ड मिलता है, जो एक फुल्ली निहायती देसी और चाइनीज कार्ड, आप डिसाइड कर लेना देसी है या चाइनीज है, जिसका ये नहीं पता कि ये कब क्रैश हो जाए या कब करप्ट हो जाए। तो अगर आपको जेन्युइनली ये डिवाइस लेना है और इस पे गेम्स खेलनी है, तो ये सोच लेना इस डिफॉल्ट कार्ड को एक ब्रांडेड कार्ड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस कार्ड के अंदर आप 256 GB तक बड़ा कार्ड ले सकते हो। उतने बड़े कार्ड तक की सपोर्ट है इस डिवाइस के अंदर, और उसके अंदर आप अपनी मन मर्जी से जौन सी मर्जी गेम्स डाल सकते हो। अगर आपको इसमें गेम्स डालनी है, कुछ नहीं करना, नेट से रोम डाउनलोड करो और इसके अंदर पेस्ट मार दो, जस्ट आपकी गेम चल पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे एमुलेटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर। फिर अगर आपको PSP की गेम डालनी है, जो कि बाय द वे मैंने पहले ही बता दिया कि कैसी चलती है, उसके लिए आपको .cos या .ios फाइल चाहिए। उस फाइल को सीधा इंटरनेट से डाउनलोड करो और इसके PSP वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट मार दो, वो वाली गेम भी आ जाएगी और सीधा चल पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एमुलेटर है ही है भाई साहब। फुल प्लग एंड प्ले वाला मामला है भाई। प्लग एंड प्ले के अंदर चक्कर है कि इसके साथ का ऑलरेडी एक इसका कॉम्पिटिटर, इसके दादाजी R36 मार्केट में अवेलेबल है, तो अब उसको ले या फिर इसके सक्सेसर R36 अल्ट्रा इसको ले, तो देखो उसकी परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है। उसमें भी मेनली रेट्रो गेम्स ही चलती हैं, PSP की गेम्स बीच में लैग होती हैं, बीच में चलती हैं, सेम एज जैसे इसके अंदर चलती हैं। सिर्फ डिफरेंस है दो। सबसे पहली चीज स्क्रीन की, उसके अंदर एक 3.5 इंच की IPS डिस्प्ले है, लेकिन इसके अंदर एक 4 इंच की IPS डिस्प्ले है। बाकी इस अल्ट्रा वाले के अंदर थोड़ी सुंदरता बढ़ाई हुई है, लाइटें शाइटें लगा के, उसमें लाइटों वाला मामला नहीं है। लेकिन अब इतनी बड़ी स्टोरी के बाद इसको ले या ना ले, इसके दादाजी ले या इसको ले, क्या करें? तो देखो भाई, राइट नाउ R36 इस टाइम मार्केट में सस्ते में अवेलेबल है, आपको 2500 से 3000 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन यही R36 अल्ट्रा आपको राइट नाउ एक्सपेंसिव मिलता है, क्योंकि पहले तो ये नए वाला मॉडल है, दूसरी चीज इसकी स्क्रीन वगैरह भी बढ़िया और लाइटें शाइटें भी हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपको पड़ता है 4,500-5,000 की रेंज का। ऑलमोस्ट डिफरेंस है 1500 से 2000 रुपए का। तो मैं यही कहूंगा ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है। कौन सा आप पूरा दिन बैठ के गेमें खेलने वाले हो? जस्ट अगर आपको एक ट्रैवल बडी टाइप चाहिए तो पुराने वाला R36S खरीदो और मजे करो। लेकिन अगर आपको अपने छोटे 5-7 साल वाले बच्चे को देना है तो उसको ये वाला देना, क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है, तो वो अपनी आंखों से थोड़ा सा दूर करके इस डिवाइस को यूज करेगा, जिसके साथ उसकी आंखें जल्दी खराब नहीं होंगी। बट ओवरऑल अगर मुझे खरीदना होता, मैं इस टाइम पे भी R36S खरीदता। अगर आपको उसके बारे में कोई भी डाउट्स है तो ये वाली वीडियो देख लेना, यू गोना एंजॉय इट।